प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के बाद रविवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस सप्ताह जिनकी कुंडली चुनी गई है, इनका नाम सोमनाथ, गुजरात से ये कुंडली विजय चावड़ा जी की है। ये कई दिनों से लिखते भी रहे हैं और निश्चित रूप से आवश्यकता भी है। 1989 इनका डेट ऑफ बर्थ है, 24 अगस्त 1989। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कन्या लग्न की कुंडली लेकर के बैठे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जो लोग भी प्रत्येक दिन कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जय श्री कृष्ण लिखने के साथ साथ अगर आपकी कुंडली भी आपको दिखानी है तो निश्चित रूप से कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखने के साथ साथ प्रत्येक दिन के कमेंट के बाद, मतलब कार्यक्रम देखने के बाद वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखें और अपना सवाल, और जो बैनर जाता है उस पर भी अवश्य लिख दिया करें। आइए, मैं आपको अब एक जगह भी लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर दोनों जगह भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये कन्या लग्न की कुंडली है। लग्न में ही, बिना समय का नुकसान किए, लग्न में ही बुध बैठे हैं। ये बहुत अच्छी बात होगी कि शुक्र के साथ बैठे, तो यहाँ शुक्र का जो है वो और बुध का प्रभाव एक साथ, जो शुक्र इस कुंडली के लिए धन भाव के अधिपति होकर के लग्न में नीच के होकर के बैठे हैं और बुध के उच्चत्व को भंग कर रहे हैं। या इसको ऐसा कह सकते हैं कि लग्न में सम संख्या की राशि बनने के कारण कई बार थोड़ी बहुत समस्याएं बनती हैं। और दूसरे नंबर पे अगर कोई भी ग्रह, एक ग्रह उच्च का है और दूसरा नीच का है, तो थोड़ी बहुत वास्तव में वहाँ पे दिक्कत देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मंगल जो है वो, जो जन्म कुंडली में मेहनत भाव के अधिपति हैं और पराक्रम भाव के बाद अष्टम भाव के अधिपति हैं, 12वें जा रहे हैं। तो ऊर्जा कारक दोनों ग्रह कहाँ बैठ गए? 12वें। तो ऊर्जा जिसकी कुंडली में बाहर जाके बैठेगी, या उसका पराक्रम ग्रह, अगर पराक्रम भाव का अधिपति अगर 12वें जाके बैठेगा, तो निश्चित रूप से वक्त तो लेगा ना, समय तो लगेगा। यहाँ पे आपकी कुंडली में वो गुरु नीच के हो जा रहे हैं। जो आपकी कुंडली में यहाँ पे दशम भाव में शत्रु के घर में बैठे थे और शनि की दृष्टि यहाँ बन रही है, राहु की दृष्टि यहाँ बन रही है। इस भाव से केंद्र में दो शुभग्रह बढ़िया बैठे हैं। इस भाव पे शनि की दृष्टि जा रही है और शनि राहु को भी देख रहे हैं। शनि का संबंध 6वें भाव से भी बन रहा है। 6वें भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ को बैठ करके दशम को देख रहे हैं। ये अच्छी बात हो रही है। और भाग्य भाव को मजबूत कर रहे हैं चंद्रमा, मतलब भाग्य भाव बहुत ही मजबूत और श्रेष्ठ बना है। इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ पे गुरु और चंद्रमा का प्रभाव कमज़ोर नहीं होगा, लेकिन ये निश्चित रूप से व्यक्ति को थोड़ा जिद्दी अवश्य बनाएंगे। और यहाँ पे आप जब विचार करें तो दशमांश कुंडली में दशम भाव के अधिपति नीच के और 12वें भाव में चंद्रमा, मतलब विलंब है और मेहनत बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपकी कुंडली में लग्न में बुध जो बैठे हैं वो 3 डिग्री के बैठे हैं और लग्न जो बना है वो 2 डिग्री का, बाल अवस्था का, कमज़ोर भी इसको कहा जाए तो कोई जल्दबाजी नहीं होगी। शुक्र 13 डिग्री के, तो आलस्य ना करिएगा, प्रमाद ना करिएगा। और विलंब से अगर कोई भी चीज़ मिल रही होगी तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पे जा रही है। हालांकि ये प्रभाव क्यों विकसित हुआ कि व्यक्ति सरकारी नौकरी की तरफ जा रहा है? ये प्रभाव सिर्फ इसलिए विकसित होता है क्योंकि आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव दशम भाव पे था और राहु मिथुन राशि को देख रहे थे। इस अवस्था में भी व्यक्ति को कई बार लाभ के संकेत मिलते हैं, परंतु जब आप गुरु को देखते हैं तो वो दशम भाव से पहले सप्तम भाव के और चतुर्थ भाव के अधिपति हैं। इस कुंडली में 2 केंद्रों के अधिपति होने के कारण गुरु और बुध दोनों को केंद्राधिपति दोष लग जाता है। बुध को तो फिर भी वो दोष कमज़ोर लगेगा क्योंकि वो अपनी राशि में बैठ करके भद्रयोग बनाएंगे, लेकिन गुरु को वो दोष ज़्यादा लगेगा। और इस कुंडली के लिए रोग और प्रतियोगिता भाव के अधिपति से सप्तम भाव के अधिपति गुरु को जब देखा जाएगा, या गुरु जब उससे दृष्ट होंगे, तो 2 तरीके की समस्या निश्चित रूप से सामने आएगी। रोजगार मिलने में दिक्कत और विवाह होने में कष्ट, या फिर विवाह विलंब से होने के योग। एक बात और भी है, गुरु इनकी कुंडली में आर्द्रा के और राहु बैठे हैं धनिष्ठा। तो धनिष्ठा नक्षत्र के जो राहु होंगे वो यहाँ पे शनि से अगर दृष्ट नहीं होते तो प्रतियोगिता भाव कमज़ोर हो जाए। लेकिन यहाँ चूंकि शनि की दृष्टि जा रही है और 6वें भाव के अधिपति होकर के यहाँ बैठे हैं और गुरु भी कहीं ना कहीं यहाँ देख रहे हैं, ये स्थिति व्यक्ति की कुंडली में गुरु के प्रभाव को कमज़ोर कर रही है। तो कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं में विलंब से ही सही प्रयोग हाँ का मिला रही है। दशम भाव से केंद्र में बुध बहुत बढ़िया
और जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति नवम में, या पंचम भाव के अधिपति चतुर्थ में, या पंचम भाव के अधिपति केंद्र में बैठ जाएं तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र का लाभ मिलता है। केंद्र त्रिकोण का योग व्यक्ति को किसी भी तरीके से लाभान्वित कर देता है। विलंब का योग अवश्य बनेगा, कारण क्योंकि शनि है, लग्न को देखेंगे और निश्चित रूप से प्रतियोगिता व्यक्तित्व को करवाने वाले बनेंगे, क्योंकि प्रतियोगिता भाव के अधिपति हैं। तो कहाँ कहाँ प्रतियोगिता देंगे? वो दरअसल आपको कह रहे हैं कि आप थोड़े जन्मस्थान से दूर चले जाओ। ये शनि ये कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा, पर कब? जब तुम अपने जन्मस्थान से थोड़े छटक जाओगे। और दूसरा, गुरु ये कहते हैं कि अगर ये स्थिति बन रही है कि मैं जन्म कुंडली के दशम स्थान में विराज रहा हूँ, पर मुझ पे दो दो पापग्रहों का प्रभाव भी तो है भाई साहब। शनि और गुरु जैसे दो पापग्रह मुझे देख रहे हैं, जो इस कुंडली की प्रतियोगिता के अधिपति हैं और प्रतियोगिता भाव से बैठकर देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छठवें भाव के अधिपति जब सातवें भाव के अधिपति को देखेंगे तो दोनों ही चीज़ें परेशानी से युक्त, उसका दैनिक जीवन भी आलस्य से युक्त हो जाता है। और कई बार व्यक्ति जो देखना चाहिए वो नहीं देखता, जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ता, और लग्न में बुध के बैठ जाने से उसका जो प्रभाव है वो कई बार बहुत ज़्यादा गांभीर्य को धारण नहीं कर पाता है। लग्न में बुध विलक्षण, लग्न में बुध व्यक्ति को बुद्धिमान, लग्न में बुध व्यक्ति को कई तरीके से लाभ देने वाले बनेंगे। और उस पे चंद्रमा उच्च के हो जाएं, जहाँ के अधिपति लग्न में तुला लग्न की कुंडली हो या कन्या लग्न की कुंडली अगर बन रही है, कन्या लग्न की कुंडली के लिए शुक्र द्वितीय भाव के और नवम भाव के अधिपति होते हैं। और अगर लग्न में बैठ जाएंगे तो ये नीच के नहीं रह जाएंगे। जैसे कर्क लग्न की अगर कुंडली बनेगी और लग्न में ही मंगल बैठ जाएंगे तो मंगल नीच के नहीं होंगे, योग कारक ग्रह है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत वो सामान्य परेशानियों को देने वाला हो जाएगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होगा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दे सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होगा कि मंगल खराब हो जाएंगे सर्वथा, नहीं। वो नौकरी वगैरह में, कई बार सैनिक सेवा आदि में भी बहुत अच्छा लाभ दे देते हैं, वो मंगल ऐसे खराब नहीं होंगे। तो ठीक इसी तरीके से इस कुंडली की कमजोरी ये है कि मंगल और सूर्य 12 में, सूर्य और गुरु दोनों इस कुंडली में राहु केतु के संपर्क में आ रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति के जीवन का जो होप है, इस वजह से व्यक्ति को एकादशी, रविवार को नमक, और अगर दोनों में से कोई एक उठा ले तो बढ़िया रहे। बजरंग बली की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बली को सरसों तिल का दीपक और चोला चढ़ाना वगैरह अगर हो जाए तो 1-2 बार कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार और मंदिर का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में जो दशम भाव है वहाँ पे मंगल के साथ राहु और यहाँ के अधिपति परिवर्तन में, इस वजह से शनि का नीचभंग हो जाएगा, क्योंकि शनि जहाँ बैठे हैं उस भाव का अधिपति केंद्र में आ रहा है। और केतु यहाँ पे आपको कई बार आरंभ में मशक्कत करवाते हुए देखे जाएंगे। धन भाव के अधिपति लग्न में, पराक्रमेश 12वें और पराक्रम का कारक भी 12वें मंगल, इस वजह से मेहनत और मशक्कत दोनों ज़्यादा बढ़ जाती है। चतुर्थ भाव में शनि का प्रभाव व्यक्ति को चल अचल संपत्ति खड़ा करने में दिक्कत नहीं दे, पर हाँ निश्चित रूप से गुरु और शनि का प्रभाव सरकारी क्षेत्रों में लाभ का प्रभाव कई गुना बढ़ा करके देगा। अब मैं यहाँ पे रुक करके आपको आपकी कुंडली के पंचांग से मिला देता हूँ, क्योंकि पंचम भाव पे आने वाला हूँ और पंचमेश केंद्र में गुरु से दृष्ट, तो पंचम के कारक गुरु होते हैं, पंचम के अधिपति शनि हैं, तो गुरु से देखे गए ये अवस्था जो है वो व्यक्ति को लाभान्वित और देर से ही सही पर उसका जो क्रेडिट है वो उसको मिल जाता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक है, गनीमत है, और भाद्रपद और श्रावण का प्रभाव है, इस वजह से बहुत ज़्यादा किसी से प्रभावित मत होइएगा। और दक्षिणायन में जन्म है तो आत्मबल कमज़ोर होने की स्थिति में मत जाइएगा। मन संतुलित है आपका, ये थोड़ा अच्छा है तो थोड़ा बुरा भी होगा। वैसे आपको तकनीक का ज्ञान भी है और निश्चित रूप से धन आने में देर है पर गंभीर है, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे जा रही है। तो अगर कल को अगर कोई मन बने तो आप खुद का कारोबार भी उठा सकते हो, कुंडली उसमें भी सहयोगी सिद्ध हो जाएगी। गुरुवार को जन्मे हैं तो आपका गांभीर्य बहुत अच्छा होगा। निश्चित रूप से व्यक्ति कृतज्ञ है और कृतज्ञता का भाव उसके पास हमेशा रहे। गुरुजनों का आशीर्वाद और भाग्य और पिता का सुख सर्वोत्तम तरीके से मिल जाता है। चंद्रमा अगर उच्च के यहाँ नहीं होते और गुरु से षडाष्टक में नहीं होते तो यहाँ पे हालांकि गुरु और चंद्रमा का षडाष्टक योग नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों केंद्र के अधिपति तो नहीं हैं। हालांकि चंद्रमा जो है वो इस कुंडली के लिए लाभ भाव के अधिपति होकर के उच्च के बैठे हैं, तो वस्तुतः व्यक्ति की कुंडली में लाभ भाव के अधिपति और उच्च के होके बैठ गए। पर यहाँ पे लाभ भाव के अधिपति का उच्च का होना और राहु से केंद्र में होना
और इससे पंचम भाव में बुध और शुक्र का बैठना, ये कई तरीके से व्यक्ति को कमजोर और कुछ लाभ दोनों ही तरीके का परिणाम दिखाए। पर लाभ भाव के अधिपति के उच्च के होने से चंद्रमा ये कहेंगे कि मैं तुम्हें संतुलित रखने वाला बन रहा हूं और साथ ही साथ तुम्हें तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे पिता का बल भी दे रहा हूं, तुम्हारे अंदर धर्म भी प्रसारित करूंगा, तुम्हारी भावनाओं को कद्र दूंगा, उसको जो है वो सही तरीका दूंगा, रास्ता मिल जाता है, प्रेजेंटेशन का स्किल बड़ा अच्छा हो जाता है, व्यक्ति को भाग्य का लाभ मिल जाता है, सुकून से वो चीज़ों को समझ और ऑब्जर्वेटिव माइंडसेट का होता है, समझने वाला होता है। तो ये स्थिति कौलवकरण व्याघात योग में जन्मे हैं। ज़्यादा किसी पे भरोसा ना करिएगा, अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण प्रभाव कमज़ोर नहीं है और निश्चित रूप से व्यक्ति जो है वो इस दुनिया के ही जैसे सोच को रख करके आगे बढ़ने वाला बन रहा है। जैसे सामान्यतः आपको जो बाजार में लोग मिल जाएंगे उस तरीके के सोच को लेकर के चलने से काम तो नहीं बनेगा, पर निश्चित रूप से लक्ष्य ऊंचा है आपका, उसके हिसाब से पराक्रम भाव के अधिपति का 12वें जाना और वापस मंगल का इस भाव को देख लेना खराब नहीं होगा। मंगल का प्रभाव यहाँ पे उन्माद और क्रोध, इस पे नियंत्रण की आवश्यकता है। ऊर्जा का सही तरीके से समायोजन आवश्यक होगा। लक्ष्मी देर से आ सकती हैं। राहु गुरु को प्रभावित कर रहे हैं, राहु मंगल सूर्य को प्रभावित कर रहे हैं। राहु यहाँ पे अच्छा देखेंगे। इस भाव के अधिपति लग्न में फिर भी खराब नहीं, क्योंकि कम से कम धनेश होकर के लग्न में बैठे हैं, कोई बात नहीं, गुरु से केंद्र में बैठे हैं और धन भाव गुरु से दृष्ट है। शनि का प्रभाव राहु को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक होगा। शनि का प्रभाव यहाँ के लिए नौकरी लाभ वाला और शनि का प्रभाव लग्न पे तकनीक और कई बार व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र का संपूर्ण लाभ देने वाला बन जाता है। निश्चित रूप से आपको तैयारी करनी चाहिए। और अभी तो अब योग आ रहा है 2023 से, और आपकी कुंडली में जरूर उम्र तो घटा बढ़ा करके रखा ही होगा आपने, तो कुछ अगर अवस्था बची हुई हो तो निश्चित रूप से 25 के जुलाई तक आपको तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर योग बड़ा कमज़ोर हो जाएगा, फिर घसीटी बहुत शुरू हो जाएगी। कोशिश करिए कि 2025 के जुलाई से पहले तक आपको नौकरी मिल जाए। उसके बाद अगर होगा तो 1-2 महीने का अंतर बनेगा, मुझे लगता है 2-4-5 महीने तक। उसके बाद बहुत ज़्यादा तो मुश्किल ही है। हालांकि अगर उम्र बने तो व्यक्ति की अवस्था में बुध आने वाले हैं, शनि में बुध आए, गुरु में बुध आएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लाभ मिलता है। पर वो व्यक्ति के जीवन में वो दौर बड़ा मुश्किल वाला नहीं होगा, लेकिन वो दौर देर वाला होगा। मतलब हो सकता है कुछ समय विलंब में आप चले जाएँ, उस समय तक आपकी अवस्था शायद ना रहे परीक्षा देने के लिए। ये बात भी देखने को मिल रही है। तो इतनी सारी चीज़ें, व्यक्ति बुद्धिमान है, वो एक्सप्लेनेशन उसकी बहुत अच्छी है, उसकी जानकारी गूढ़ और रहस्यमयी है, वो अनुभवों का मालिक है, संग्रह करता है, परिग्रह करता है, चीज़ों को समझता है, बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण रखता है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने वाला होता है, गांभीर्य और चांचल्य दोनों ही उसके पास उपस्थित है। अब आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे इस कुंडली का सबसे अच्छा पक्ष क्या हो सकता है? इस कुंडली का सबसे अच्छा पक्ष ये होगा कि चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। आप जब लग्न कुंडली में देखते हैं तो लग्न के अधिपति लग्न में, ये लग्न के अधिपति बुध यहाँ पे मित्र के नवांश में जा रहे हैं, पर यहाँ गुरु कमज़ोर हो रहे हैं, यहाँ शुक्र नीच के हैं और यहाँ पे शुक्र जो है वो अपने नवांश में, ये अच्छी बात होगी। यहाँ शनि जो है वो धनु राशि के बैठे और यहाँ पे शनि जो है वो शत्रुवत हो गए। यहाँ वो उस भाव के अधिपति से दृष्ट थे, यहाँ वो इस भाव के अधिपति से दृष्ट नहीं है, तो ये कमजोरी थोड़ी सी होगी। इसका अर्थ ये होगा कि जब शनि की दशा होगी तो स्वास्थ्य से संबंधित और हेडेक, चिंता और मानसिक व्यग्रता और दुर्बलता व्यक्ति को किसी न किसी तरह समय से प्रभावित कर सकती है। राहु यहाँ कुंभ के और यहाँ पे राहु जो है वो तुला के, यहाँ भी अच्छे हैं, यहाँ पे कर्म क्षेत्र के लिए अच्छे होंगे, यहाँ सामाजिक विकलता नहीं होगी। राहु की दशा में व्यक्ति समाज को लेकर के बिल्कुल ही एकदम मजबूत रहता है, उसको पता है कि उसको कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। यहाँ चंद्रमा जो है वो उच्च के बैठे और यहाँ चंद्रमा उच्चाभिलाषी, गुरु से केंद्र में यहाँ और यहाँ गुरु से सकट योग में, हालांकि नहीं है पर फिर भी 12वें और द्वितीय में बैठे हैं। इस वजह से कम व्यक्ति के ऊपर ये ठप्पा लग जाता है कि ये अपने मन का है और पता नहीं कुछ भी करने से पहले किसी से पूछता नहीं है, पर यहाँ पे वो मतभेद मिट जाते हैं। वक्त के हिसाब से लोग आपको पहचान जाएंगे। ये बाल तो परेशान करने का नाम ही कसम खा लिया है। तो ये चंद्रमा की बात। दशम भाव में गुरु मिथुन के बैठे, मतलब ठीक नहीं थे उतने, पर यहाँ पे वो नीच के हो गए। यहाँ से तो थोड़े ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ केंद्र में बैठे हैं और इस कुंडली के लिए वो 12वें भाव के और तीसरे भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे, तो कमजोरी व्याप्त है। इसका अर्थ होगा कि हमें गुरु को ठीक करने की आवश्यकता है। अंक कम मिलने के योग रहेंगे और यहाँ पे व्यक्ति हमेशा छोटे छोटे अंकों से छटता आया है।
बहुत कम कम अंकों से। ऐसी स्थिति जो बीती है वो क्या बीती है मैं आपको बताऊं। हर एक प्रतियोगिता परीक्षा आने से पहले व्यक्ति स्वप्न देखना शुरू करता है और उसको लगता है इस परीक्षा में पास हो जाऊंगा, और जैसे जैसे परीक्षा के निकट पहुंचता है उसके मन में निगेटिव भाव उत्पन्न होने लगते हैं, नकारात्मक विचारों का वो मालिक होने लगता है। और जैसे जैसे परीक्षा निकट आती है ये बात बढ़ती जाती है। परीक्षा सेंटर पे जाने के बाद जब वो परीक्षा हॉल में पहुंच जाता है फिर भी ये बात उसको खाया जाती है और अंतिम में उसकी परीक्षा कमज़ोर बीत जाती है। जब परिणाम आता है उस पर वो इमोशनल अटैचमेंट उसका होता है और सोचता है नहीं कुछ ना कुछ तो भगवान कृपा कर ही देंगे, और अंतिम में जा कर के वो उसके हाथ से निकल जाता है। क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में आपकी मेहनत सबसे पहले सामने आती है। निश्चित रूप से आपकी बुद्धि खराब ना हो, आपको मेहनत करने का प्राबल्य मिलता रहे, आप उससे इमोशनल रूप से कनेक्शन ना बना करके रखें तो ये अच्छी बात हुई, तब ये प्रभु जो है वो प्रभु की कृपा मानी जाती है। अगर आप उससे इमोशनली जुड़ रहे हैं, इमोशनल जो है वो कनेक्शन बन रहा है, भावनात्मक रूप से अपने प्रतियोगिताओं से जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें आप हमेशा ही प्रायोगिक बंधन में बंधिए उससे, उसका संबंध जो है वो आपके साथ प्रायोगिक परीक्षाओं का ही होना चाहिए। अगर किसी भी प्रतियोगिता में आप अगर उससे दिल लगी कर बैठेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। मतलब आप उससे हराने के लिए, उसे हराने के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए, और इतनी तैयारी मजबूत हो कि उस पर कभी भी तरस ना खाओ। सवाल सामने चट्टान बन के खड़ा है, उसको हराना होगा अपने ज्ञान के बल पे। अगर आप उसके साथ संबंध खराब रखेंगे या अच्छा नहीं रखेंगे तो गड़बड़ी संभव है। तो ये बात यहाँ पे बनती है। गुरु नीच के हैं, इस वजह से अंक थोड़े कम मिलते हैं। मेहनत 50 अंक पाने के लिए 60 और 70 के बराबर मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ मंगल सिंह के बैठे थे और यहाँ मंगल कन्या के, ये ठीक नहीं है। लेकिन यही मंगल अगर यहाँ पे देखते हैं तो केंद्र में आ रहे हैं तो ये थोड़ी सी स्थिति अच्छी होगी, और परिवर्तन में है तो मंगल का प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र के लिए ठीक रहेगा। वहाँ पे सूर्य सिंह के अपनी राशि के और यहाँ सूर्य शत्रुग्रही, या फिर ये कह सकते हैं थोड़े कमज़ोर, इस वजह से थोड़ी गड़बड़ी यहाँ पे होगी। इस कारण से कई बार पत्नी को भी परेशानी झेलनी पड़ती है, या व्यक्ति को एक वक्त पे आने के बाद थोड़ी बहुत मशक्क़त सूर्य की दशा में देखने को मिल सकती है। केतु 12 में सिंह के राशि के अधिपति के साथ बैठे हैं, 2 पापक ग्रहों के साथ पापक होंगे, इस वजह से केतु की दशा में मानसिक विकलता बढ़ती है। और मैं समझता हूं कि इसको ठीक करने का सबसे अच्छा प्रभाव ये रहेगा, या सबसे अच्छा काम ये रहे कि व्यक्ति कम से कम मंदिर का दर्शन अवश्य करता रहे। गणेश जी के मंत्रों का जप या भगवान नारायण के मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य लिया करिए। आपकी कुंडली के लिए 4 तारीख अच्छी रहेगी, बुधवार का दिन अच्छा रहेगा, और विवाह के लिए वृषभ राशि के अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर विवाह नहीं हुआ है तो, वैसे आपकी कुंडली में राहु की दशा है तो अब विवाह का योग आ रहा है अगले वर्ष से। अगर नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से आप विवाह के योग बनेंगे। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में अगर विवाह करना होगा तो कन्या, मिथुन, वृषभ और कर्क, ये सब लग्न या राशियाँ आपके लिए, जातिकाओं के लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल ठीक नहीं है, वो आपकी ऊर्जा का क्षरण कर रहे हैं, राहु से प्रभावित हैं। बुद्धि को विषम मन ना होने दीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके आत्मबल को बना करके रखिएगा। आपकी कुंडली में सफलता के योग हैं, ऐसा नहीं है। शनि 6वें भाव को देख रहे हैं, 6वें भाव के अधिपति होकर के मेरे सारे सूत्र आपकी कुंडली में फॉलो भी हो रहे हैं। निश्चित रूप से आपको तैयारी करनी चाहिए, और आगे हाँ के योग भी बन रहे हैं। नक्षत्र आपके हिसाब से बहुत बढ़िया जो रहे वो रोहिणी बहुत अच्छा रहे फॉर्म वगैरह भरने के लिए। इसके साथ साथ धनिष्ठा भी अच्छा रहेगा, पूर्वाषाढ़ा, पुष्य, उत्तरा भाद्रपद और आर्द्रा, मृगशिरा भी अच्छा रहे, रेवती और भरणी भी अच्छे रह सकते हैं। दशाओं के क्रम में गुरु आ रहे हैं, कैसे रहेंगे अगर ये बात बता दूं तो आपकी कुंडली के आधार पे ये मेहनत करवाएंगे, तब जाकर के आपको परिणाम देंगे। तो कमर कस के एक अंतिम बार और भी गति शुरू करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।